सानी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर सेकंड करेंगे। पहला चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है और आज हम चैप्टर सेकंड करेंगे। आज हम लोग बुक को पढ़ेंगे, उसमें मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे सीरियस कैंडिडेट है, जो सीरियस स्टूडेंट है, जो वाकई तैयारी कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी जरूर पढ़ते हैं। और एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। भले ये 6 क्लास का आपको लगता होगा कि बच्चे का किताब है क्या पढ़े, लेकिन विश्वास मानिए क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट आपको नोट बताया जाएगा तो आपका विजन उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप एक बार बुक को देख लेंगे ना, क्योंकि बच्चों का बुक हम जब देखते हैं तो हमें बहुत आसान लगता है, तो आपको थ्रोली आपको चीज़ें याद हो जाएगी। नोट बनाएंगे तो लगेगा कि अच्छा भारी भरकम कुछ नोट है, हमें पढ़ना है, कुछ कंपटीशन के लिए कुछ पढ़ना है, इस तरह से आपको लगेगा, तो शायद आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे उसके हेवीनेस को महसूस करके। तो बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए, इसके जो हमें ये जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे कंपटीशन के लिए नहीं है, तो वही चीज़ों को पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जो हमारा टॉपिक है, जो सेकेंड चैप्टर है, वो है आखेटक, खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। ये है उत्पादन तक, ये हमारा टॉपिक है। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है आरंभिक मानव आखिर वे इधर से उधर क्यों घूमते थे। जो आदि मानव थे, जो आरंभिक मानव थे, वो इधर से उधर क्यों घूमते रहते थे, इसके कारण को जानते हैं। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव बना के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। आपको बारीकी से इसको ध्यान देना है, और एक बार ध्यान देंगे तो चीजें आपको याद हो जाएगी। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। अब देखिए, पहला अध्याय हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि 20 लाख साल पहले लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी के आसपास के एरिया में रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। और उन लोगों को आज हम किस नाम से जानते हैं, तो आखेटक, खाद्य संग्राहक। आखेटक क्या होते हैं, तो जो पशुओं का शिकार करते हैं उसे आखेटक कहा जाता है। और खाद्य संग्राहक ये ऐसे व्यक्ति होते थे जिन्हें खाद्य सामग्रियों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हुआ करती थी। मतलब किस फल को खाना है, किस कंद मूल को खाना है, इसकी नॉलेज वो बारीकी से रखते थे। भोजन का इंतजाम, क्योंकि बहुत चीजें जहरीली भी हो सकती थी, तो उनको ये नॉलेज हुआ करता था, जो खाद्य संग्राहक हुआ करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें यह नाम दिया गया आखेटक, खाद्य संग्राहक। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां, चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये सारा उनका मुख्य भोजन था। जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण हो सकते हैं, कई कारण थे, और ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि क्या क्या कारण दे देगा। इसमें से पूछेगा कौन कारण नहीं थे या कारण थे, तो आपको पॉइंट याद रखना है। आपको लगेगा कि वहां पे आप बना लोगे, लेकिन आप शायद वहां पे मिस्टेक कर दोगे, तो आप इसको बारीकी से ध्यान से देखो। जो पहला कारण था, वे एक ही जगह पे ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खतरा खाकर समाप्त कर देते थे। जैसे होता है ना कि फल फूल जानवर पे ही वो आश्रित थे, तो एक ही प्लेस पे बहुत लॉन्ग टाइम तक रहते, तो वहाँ के सारे जानवरों को खा जाते, वहाँ के सारे फल, कंद मूंद, घास सब कुछ खा जाते। तो वो क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो नए जगहों को इस वजह से वो पड़ताल करते रहते थे। भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पे जाना पड़ता था। ये पहला कारण है, आपको याद रखना है। भोजन की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। जो दूसरा कारण है वो है, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए वे इन जानवरों के शिकार करने के लिए पीछे पीछे चले जाते थे। अभी हम लोगों ने देखा कि वो आखेटक खाद्य संग्राहक थे। आखेटक मतलब शिकारी, वो पशुओं का शिकार किया करते थे। तो जो पशु जिनका वो शिकार किया करते थे, जैसे हिरण हो गया, मवेशी हो गया, अपने चारों के लिए क्या करते थे, वो दूसरी जगह जाया करते थे। इन जानवरों का शिकार करने वाले के लिए लोग भी उनके पीछे पीछे जाया करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा तीसरा कारण है, तीसरा कारण है कि पेड़ों और पौधों में जो फल फूल लगते हैं अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। जैसे फल मूल कंद, जैसे बहुत सारे सीजनल फल होते हैं, तो वो हर इलाके में है। जैसे कश्मीर में सेब होता है, तो उत्तर भारत में आम होता है, तो जो मध्य भारत है हमारा, तो इस तरह के जो हर एरिया है और मौसम है, उसमें अलग अलग कंद मुंद फल फूल होता है। तो उसकी तलाश में, उसकी खोज में भी वो एक स्थान से दूसरी जगह पे जाया करते थे।
चलिए चौथा कारण देखते हैं। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे के जीवन रहने की संभावना नहीं होता है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी बिना कोई सजीव जीवित नहीं रह सकता है। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। उस समय में चापाकल हुआ नहीं करता था, किसी के पास और वैकल्पिक स्रोत नहीं हुआ करता था, तो पानी झील, झरनों, नदी से ही उन्हें प्राप्त होता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था। जैसे हिमालय की जो नदियां है, जो उत्तर भारत से आती है, वो सदा हरित होती है, हमेशा उसमें पानी बहता रहता है, सदा नीरा होती है, क्योंकि वो हिमालय से बर्फ पिघल के वो पानी बनता रहता था। लेकिन जैसे मध्य भारत पठारी इलाके जो है, यहाँ की जो नदियाँ है वो मौसमी होती है। जैसे वर्षा के सीजन में देखेंगे तो नदियों में बहुत पानी होता है, जल का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, और सूखे के दिनों में, गर्मी के दिनों में जब बारिश नहीं होती है तो इसमें पानी का अभाव हो जाता है। नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिलता पाता है, इसलिए ऐसे झीलों, झरनों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर उनको जाना पड़ता था। जो लोग ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पे मौसमी पानी हुआ करता था, मौसम के हिसाब से नदियों में पानी हुआ करता था, तो जब वहाँ सूखे की स्थिति आ जाती थी तो वो उन लोगों को उस प्लेस को छोड़ के पानी की तलाश में दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। ये मुख्य 4 कारण है, आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। जो आरंभिक मानव थे उनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो पुरातत्वविदों को, अब ये पुरातत्वविद कौन होते हैं, तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जिनको इतिहास के बारे में जो नॉलेज इकट्ठा करते हैं। कैसे करते हैं, तो जैसे पहले के ज़माने के पहले आरंभिक मानव ने जो हथियार यूज किए, जो बर्तन यूज किए, या जो सामग्री यूज किए, ईंट यूज किए, उन सभी वस्तुओं को इकट्ठा करके या उनका पता लगाते हैं, उनकी खुदाई करवाते हैं, उनको जांच करते हैं और उससे बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। ये पुरातत्वविद का काम होता था। तो पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और प्रयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। जो उनको ऐसे वस्तुएं मिली है जिसका प्रयोग कौन करते थे, तो ये जो आखेटक थे, खाद्य संग्राहक, ये लोग यूज किया करते थे। तो ये अब आखेटक है तो आपको पता है कि किस तरह के हथियार यूज करते होंगे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों। इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इसमें से कुछ औजार का जो उपयोग है, अब पूछ सकता है कि जो आखेटकों खाद्य संग्रह के औजार मिले हैं पुरातत्वविदों का, उसका उपयोग किस किस चीज़ के काम आता था, तो ये पूछ सकता है। ऑप्शन देखिए तो आपको ये याद रखना है क्या क्या, तो फल फूल को काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस। देखिए आपको अगर ये नहीं पता रहे कि हड्डियों और मांस काटने के लिए, पेड़ के छाल के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, तो आप वहाँ ऑप्शन में सही टिक नहीं कर पाएंगे। तो आपको याद रखना है, फल फूल काटने, मांस और हड्डियाँ काटने। अब देखिए यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते थे, मांस को काटने के लिए तो ठीक था, आप हड्डियाँ मिस कर सकते थे। तो आपको ये याद रखना है कि हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ होता था, जो कुछ हथियार हुआ करते थे उनमें हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगा कर भाले और वान जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजार थे, उनसे लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का प्रयोग किस लिए होता था, तो झोपड़ी बनाने में और औजार बनाने के लिए भी वो किया करते थे। ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया करते थे। चलिए यहाँ पे कुछ हमारे पास फिगर दिया हुआ है, फिगर 1, फिगर 2। देखते हैं इसके बारे में ये क्या जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारे पास दिया हुआ है कि पत्थर के औजार का प्रयोग जो बाएं की तरफ दी हुई है, इंसान के खाने योग्य जड़ों, ये जो हथियार दिया हुआ है, ये देख रहे हैं कि नुकीला नुमा इस तरह की ये हथियार है। ये जड़, पता है कि वो कंदमुंद खाते थे, कंदमुंद जो हमारे जड़ों को खाते थे, पेड़ पौधे के फलों तथा जड़ों को खाते थे। तो जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और जो ये दाएं वाला हथियार है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो हथियार आपको दिख रहा है, ये ऐसा बोला जाता है कि ये जो कपड़े बनाते थे ना, वो जानवरों के छाल से, जानवरों के चमड़ों से, उनको सीने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमें कौन सी टॉपिक करना है, रहने की जगह का निर्धारण। तो मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थान है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने का प्रमाण मिला है। अब हम देखेंगे मैप में इस चीज़ को। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में से कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अब देखते हैं कि वो त्रिकोण, लाल त्रिकोण
देखते हैं मैप में, लाल त्रिकोण वाले जगह पे कौन रहा करते थे, तो ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे, पूछ सकता है कहाँ रहा करते थे, तो ये एरिया देख लेते हैं। यहाँ लाल त्रिकोण में है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। ये आप देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे हुंसगी, ये आपका देख रहे होंगे, ये एक कर्नाटक वाला एरिया में पड़ता है। और कुरनूल गुफा, ये हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये आपको याद रहेगा, भीमबेटका MP, हुंसगी कर्नाटक, और कुरनूल गुफाएं जो है वो आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे आखेटक संग्राहक रहा करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें लिखा हुआ है, उसे भी पढ़ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट होता है ये नोट। भीमबेटका जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है, अभी हम लोगों ने देखा। तो मैं इसको जूम कर दे रही हूँ, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ से भीमबेटका जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है, इस पुरा स्थल पर गुफाएं कंदराएं मिली है, कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं कहाँ है, तो नर्मदा नदी के तट पे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कई लाख वर्ष पूर्व की बात है, और जब लोग कहाँ रहा करते थे, तो ये नर्मदा नदी के तट के आसपास वाले एरिया में रहा करते थे। और कौन लोग रहा करते थे, तो आखेटक खाद्य संग्राहक लोग रहा करते थे। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है, उसे भी हम देखते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। अब है कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, है ना। कहाँ रहा करते थे, तो ये सारी चीजें आपने देखा कि वो कहाँ रहा करते थे और क्यों रहा करते थे। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ, इसे भी हम देखते हैं कि शैल चित्र, शैल मतलब पत्थरों पे चित्र। इनमें हमें क्या पता चलता है, देखिए ये एक शैल चित्र है, इस चित्र के बारे में बताओ। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे, अभी हम लोगों ने देखा कि जो भीमबेटका है, वहाँ लोग गुफाओं में रहा करते थे, धूप, बारिश, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए। इसमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं। अब चित्र मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में भी मिले हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया हुआ है। आपने देखा कि जंगली जानवर को यहाँ पे देखिए पकड़ता हुआ सजीव चित्रण किया हुआ है पत्थरों पे। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, इसके अंदर में चित्रण भी वो लोग क्या करते थे। अब आपने 2-3 बार यहाँ पढ़ा पुरा स्थल क्या है, तो अब जानते हैं कि ये पुरा स्थल है क्या। तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर, प्रश्न आपसे आ सकता है, ऑप्शन आपको दे सकता है, तो आप यहाँ से इसको ध्यान से देखें कि पुरा स्थल किसे बोलते हैं, तो पुरा स्थल उस स्थल को बोलते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ के, कि वो स्थान बदलते रहते थे तो वहीं छोड़ दिए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। अब देखते हैं आग की खोज। यहाँ पर देखेंगे कि आग की खोज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आग की खोज देखते हैं कैसे, कब, कहाँ हुआ। थोड़ा मैं इसको जूम कर देती हूँ। चलिए, मानचित्र 2 में आप देखेंगे कुरनूल गुफाएं। अभी तो हम लोगों ने देखा कि कुरनूल गुफाएं कहाँ था, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में था। आंध्र प्रदेश में यहाँ राख के अवशेष मिले। आपसे पूछ सकता है कि राख के अवशेष, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, राख का अवशेष कहाँ मिला है, तो कुरनूल गुफा में मिला है। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोगों को आग जलाने, जो हमारे आरंभिक मानव थे, इन्हें आग जलाना आता था, आग जलाना ये सीख चुके थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया होगा। ये अनुमान लगाया था कि किस किस कार्य के लिए वो आग का प्रयोग किए होंगे। तो प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, क्योंकि वो मांसाहारी थे, तो मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी क्या करते थे। नदी, नाम और तिथियां। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट आता है, तो इसे भी बड़े ध्यान से हमें देखते हैं। हम जिस काल के बारे में, थोड़ा इसको मैं और जूम करती हूँ, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने अपने बड़े बड़े नाम, इनके बड़े बड़े नाम रखे हैं।
आरंभिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो जो पुरातत्वविद है, जो इतिहासकार है, इसके बारे में अलग अलग बड़े बड़े नाम दिए हैं। तो देखते हैं क्या नाम दिए। तो आरंभिक काल को, अभी हम लोग आरंभिक काल पढ़ रहे हैं, तो आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। पुरापाषाण काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो जो प्रारंभिक काल वे काल थे जहाँ इन्हें प्रारंभिक काल को पुरापाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। और ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है पूरा, यानी प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल पूछ सकता है कि पुरापाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान को बनाया था। मतलब आज से 20 लाख पहले से लेकर आज से 12,000 साल तक के ड्यूरेशन को क्या कहा जाता है, तो पाषाण काल कहा जाता है। इसे ही इस काल को 3 भागों में, अब ये जो पाषाण काल है, ये जो आरंभिक काल है, पाषाण काल जिसे कहते हैं, इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। तो कौन कौन से है ये? आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियां इसी काल के दौरान घटी। लगभग 99% जो स्टोरी है, हिस्ट्री है, वो इसी काल में है। इस काल में हमें प्रावरणीय बदलाव मिलते हैं और जिसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलता है, जो हमने देखा, पहले देखा आरंभिक काल, अब हम देखेंगे मध्य काल। तो जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलता है उस काल को मेसोलिथ, याद रखना आपको, मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय अभी हम लोग ने देखा कि 20 लाख वर्ष पहले से लेकर 12,000 तक के समय को क्या बोला गया, तो आरंभिक। मध्य को क्या गया, तो यानी कि 12,000 साल पहले से लेकर, यानी आज से 12,000 साल पहले से लेकर आज से 10,000 साल पहले तक का जो काल था, उससे क्या बोला गया, तो इससे बोला गया हमारा मध्य पाषाण काल। इस काल में के पाषाण औजार आमतौर पे जो प्रारंभिक औजार हुआ करते थे उससे छोटा छोटा हुआ करता था। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान देखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले होती है। इसे नवपाषाण युग, यानी 10,000 साल पहले से लेकर अब तक के जो काल चल रही है, इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, अब अभी हमने देखा कि बदलती जलवायु, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक चीज देखी कि बदलती जलवायु को पर्यावरणीय बदलाव हुआ और मेसोलिथ। अब यहाँ देखते हैं बदलती जलवायु के बारे में हमें क्या पढ़ना है। बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, है ना। क्या हुआ? बहुत बदलाव आया, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाला मैदान बनने लगा। जो परिवर्तन हुआ और काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी तो घास जन्म लेने लगा, घास जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करने लगा। इससे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो शाकाहारी जीव थे, जो शाकाहारी पशु थे, उनकी संख्या ग्रोथ होने लगी, उनका प्रजनन बढ़ने लगा क्योंकि उनको सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने लगा, तो वो वहाँ पे ठहरने लगे। इसमें कौन कौन थे, तो आपको नाम याद रखना है, हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी। भेड़, बकरी, गाय तो आपको याद ही रहेगा, हिरण और बारहसिंघा आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल। अब देखिए, अब जो शिकार हमने देखा कि हिरण का लोग शिकार करते थे, जो आखेटक हुआ करते थे, वो पीछे पीछे इनके वो भी आ गए, पीछे पीछे आया। फिर उन्होंने देखा इनके आदतों को, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इनका प्रजनन कब बच्चे देते हैं, ये सब चीज़ों को उन लोगों ने देखा, उसको सीखा, उसके बारे में जानकारी हासिल की और फिर उसके हिसाब से जानवरों को पकड़ के और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे पालने का सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बना था। किस काल में? तो जब हमारा
12 है ना, लगभग 12,000 साल पहले की दुनिया है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि मध्य पाषाण काल का ये समय चल रहा है। अब देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान मध्य उप महाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि 8,000 वर्ष पूर्व जो सिंधु घाटी के आसपास वाले एरिया के क्षेत्र में जो लोग रहते थे, उन लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसे फसलों को उपजाना शुरू किया था। तो इसको आप यहाँ पे देखिए, भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और जौ और धान, और बिंद का जो हम लोगों ने देखा था, जो मध्य भारत का जो बिंद पर्वत है उसके आसपास वाले, उसके उत्तर वाले एरिया में धान की खेती सर्वप्रथम हुई थी। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है कि गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। साथ ही वे यह भी सीखने लगे थे कि अनाज कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। पहले तो प्राकृतिक रूप से ही खुद वो पकता था, खुद ही गिरता था और फिर जन्म लेता था बीज। लेकिन अब लोगों को उसके समय की जानकारी हो गई, उसके बाद में ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर लिया, तो अब उसको अपने हिसाब से उसको अब ये लोग उसको उपजाना सीख गए। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। अब आखेटक से क्या बन गए? कृषक बन गए। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया, उन्हें पालतू बनाना होगा। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया, प्रश्न पूछ सकता है, पूछा हुआ भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सबसे पहले उन लोगों ने बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। आज जो कुत्ता है ना, उसका जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों में नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे तो ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे, क्योंकि ये शाकाहारी थे। जो मांसाहारी जीव थे उससे इनकी सुरक्षा करते थे। इस तरह से धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए, मतलब कृषक बने, फिर वो पशुपालक। खेटक से कृषक बने, कृषक से पशुपालक भी वो बन गए। पहले तो पशुओं का सिर्फ शिकार करते थे, अब उसको पालना शुरू कर दिए। अब देखते हैं बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न आपसे बन सकता है कि बसने की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो लोगों द्वारा पौधे को उगाने, और पौधे अब पहले क्या करते थे, वो शिकार करते थे, जंगलों से कंदमूल तोड़ के खा लिया करते थे। अब क्या करने लगे वो लोग, तो पौधों को उगाना सीख गए, और जिन पशु पक्षियों को मार के खाते थे अब उनको पालना सीख गया। इसे बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह से यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण के लिए। उदाहरण के तौर पे लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिसके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने और अनाज पैदा होते हो, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उसे उगाने के लिए उगने के लिए जो उसमें गुण होना चाहिए वो सुरक्षित रह सके। अब लोग इतना सोचने की क्षमता अपना डेवलप कर चुके थे। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से भिन्न भिन्न होते थे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे हुआ करते थे, कि तभी तो वो कम हिंसक होंगे। इन दांतों को देखो, इन्हें कौन सा जंगली सुअर का है, कौन सा पालतू का है। यहाँ पे आपको दिखाया गया कुछ फोटो में, उसमें से आपको पहचानना है। अब आपको पता ही है, आप छोटे जो होते हैं वो पालतू, बड़े जो होते हैं वो। यहाँ से हम लोग देखते हैं बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलने लगी। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से कृषि के लिए अपनाई गई। कृषि के लिए अब ये देखिए, यहाँ से आप मेंस के जो पेपर देते हैं उसमें भी आप कोट कर सकते हैं यहाँ से, कि जो वर्तमान के सिनारियों में जो अतीत की चीज़ें हैं उसको दर्शाते हुए कि आज कृषि के लिए अपनाई गई जो सबसे प्राचीन फसल गेहूँ, जौ आज भी हम लोग खाते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं।
पहले कुत्तों को बनाया, फिर भेड़ को, फिर बकरी को, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग जा सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उसकी देखभाल के लिए अब उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। मान के चलिए गेहूं लगाए तो गेहूं को पकने में समय लगता है, तो उसको लगाने से लेकर पकने तक का जो ड्यूरेशन है, लोग वहीं पे वो ठहरते थे, उसका देखभाल करते थे ताकि वो फल जो है रह सके। बीज बोने से लेकर फसल पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उसकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोग इसके भंडारण की बात सोचने लगे। अब वो काट लेते थे तो अब उसको भंडारण सुरक्षित क्योंकि लंबे दिन तक चले तो उसको भंडारित करने का वो सोचने लगे। इलाकों देखते हैं यहाँ से क्या हो रहा है। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, जमीन में गड्ढा खोदा। ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए। बहुत लोगों ने देखा होगा आज भी गांव में मिट्टी के, जिसे डेहरी बोलते हैं, वो लोग बना के रखते हैं, बड़े बड़े ड्राम टाइप से बना के रखते हैं, उसमें वो अनाज को सुरक्षित रखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे। अब देखिए जानवर जिनको उन्होंने पालना शुरू किया वो बच्चे देते थे, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ेगी, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका बन गया। अब पहले वो क्या था, तो एक जानवर जैसे मान के चलिए भेड़िया है, भेड़िया को मार के खा गए तो वो तो खत्म हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे उन लोगों ने उसको पालना शुरू किया। अब एक भेड़िया से 10 भेड़िया, 12 भेड़िया, 20 भेड़िया, इस तरह से प्रजनन बढ़ने लगा। तो अब उसको एक खाद्य जो आखेटक थे, अब वो खाद्य संग्राहक, अब उसको भंडार करने लगे। एक तरह से वो स्टोर होने लगा, उनका खाद्य सामग्री स्टोर करके समझो तो रखते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। तो मानचित्र 2 को देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखते हैं? देखेंगे अभी ऊपर। इसमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों, पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिलते हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए जाते थे। ये भी हम लोग मैप में देखेंगे ऊपर चल के। पहले इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों, पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से कैसे, किस चीज़ से पता लगाते हैं, तो वहाँ जो पौधे के और पशुओं की हड्डियों के नमूने मिलते हैं उससे वो पता लगाते हैं। इसमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए हों। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के भिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती है। वैज्ञानिक भिन्न भिन्न जानवरों की हड्डियाँ को भी पहचान कर सकते हैं। ये हम लोगों ने देखा। अब चलिए थोड़ा मैप में देख लेते हैं क्या बोलता है। नीले रंग के वर्ग को देखते हैं। चलिए ऊपर मैप में मैं दिखाती हूँ। चलिए मैप, ये देखिए मैप जो ब्लू कलर का है हमारे पास, ये जो देख रहे हैं आप ब्लू कलर का, नौ पाषाणिक पुरा स्थल, यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये भिन्न भिन्न स्थानों पे है। यहाँ पे आप देखेंगे मेहरगढ़ जो आपका अब भारत में नहीं पड़ता है। यहाँ पे बुर्ज होम, ये अभी भी कश्मीर में है। और यहाँ पे आप देखेंगे कोल्डी हुआ और महागढ़, चिरांद। आप ये सारी चीज़ों को देखिए, एक बार आप अपने बुक में नोट करके इसको पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अभी जीवन की एक नया शैली हम लोगों ने देख लिया, चलते फिरते भंडार भी देख लिया।
आरंभिक कृषकों के बारे में भी हम पढ़ लिए। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अस्थायी जीवन की ओर। अब लोगों ने क्या किया, कृषि करना सीख लिया, पशुओं को पालना सीख लिया, भोजन का भंडारण सीख लिया, तो जीवन की अब अस्थायी जीवन की ओर लोग बढ़ गए। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जो पूरा स्थान है वहाँ पे क्या मिले हैं, तो झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि बुर्ज होम, जो अभी वर्तमान कश्मीर में हम लोगों ने अभी मैप में देखा कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास का, पूछ सकता है कि गर्तवास से आप क्या समझते हैं। तो गड्ढे के नीचे जो लोग घर बनाते थे, और कहाँ मिला है इसका अवशेष, तो बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जिससे इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। कश्मीर में काफ़ी ठंड होती है, तो गर्त में चले जाते थे तो उन्हें गर्मी का अनुभूति होती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर बाहर दोनों स्थान पर आग जलाने के जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक गर्तवास का चित्र बनाओ। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इसमें से कई ऐसे जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण, जो पुरापाषाण के हथियार मिले हैं, औजार मिले, उससे ये अलग है, भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इसमें से वे औजार भी हैं जिसकी धार को और अधिक पैना बनाया गया है, पहले से ज़्यादा पैना बनाया गया और उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग आज अनाज, वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता है और आज भी प्रयोग में लाया जाता है। आज हजारों साल बाद भी ओखली मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। चलिए, ये कुछ औजार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जो आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, मतलब उस पर सजावट चीज़ें भी किया जाता था, उसको सजाया जाता था। बर्तनों का प्रयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था, सामान जो स्टोर करके रखते थे। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का उनका महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था, तो उनको पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता होती थी। इससे भी ये पता चलता है। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। ये अनुमान लगाया कि कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए गए होंगे, उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार, भोजन संग्रहण करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोग हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिए थे। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ जरूरी बातें। सूक्ष्म निरीक्षण क्या है, तो मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। आप यहाँ से देखेंगे कि मेहरगढ़ को ढूंढो, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेहरगढ़ ढूंढना है, और यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरियों को पालना सीखा था, है ना। ये आपको ध्यान में याद रखना है। फिर से इसको एक बार देख लीजिए कि मेहरगढ़ यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना, भेड़ बकरियों को पालना सीखा था। अभी हम मैप में दिखाए थे मेहरगढ़ आपको। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मेहरगढ़ किस कंट्री में पड़ता है, इससे आपको मैप की थोड़ी जानकारी भी बढ़ेगी। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इसमें हिरन और सुअर जैसे जंगली जानवर, भेड़ बकरियाँ की हड्डियाँ भी मिली है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में चार
या उससे ज़्यादा कमरे हुआ करते थे। इसमें से कुछ संभवतः भंडार के लिए काम आते होंगे। इतने सारे कमरे तो कुछ भंडार के लिए भी काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संग संबंधी उसके प्रति समान जाता था। जो मृतक थे, जब लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। जो ऐसा देखा गया है कि मृतक थे उनके साथ भी कुछ सामान जो है वो रखा जाता था, क्योंकि लोग तो था मृत्यु के बाद भी उनकी आवश्यकताएं होती है। मृत्यु के बाद भी लोग जीवन होता है, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार उसमें उसके साथ कब्र में सामान भी रखा करते थे। मेहरगढ़ में ऐसे कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फ्रांस में गुफा की नई चित्रकारी। ये जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें आपको ये बहुत काम आएगा। अभी आप यहाँ पे नवपाषाणिक पुरास्थल के बारे में लिखा हुआ, इसे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। एटलस में तुर्की ढूंढो। अभी तुर्की आप देखेंगे कि ये आपका उत्तर पश्चिम के वाले एरिया में जाएंगे तो आपको मिलेगा। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक चताल युग तुर्की में है। आपसे पूछ सकता है कि नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में नाम दे देगा तो चताल युग कहाँ पे है, तो तुर्की में। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका प्रयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़िया, भूमध्य सागर की सीपिया। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाला वाहन का आविष्कार नहीं हुआ था, तो ये लोग सामान कैसे लाते होंगे, तो खुद अपने पीठ पे लाद के लाते होंगे या फिर पशुओं की पीठ पे लाद के लाते होंगे। इस तरह से आपका ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया और ये हम लोगों ने सेकेंड अध्याय किया। फर्स्ट अध्याय आप जरूर पढ़ें ताकि इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। आपको मैप बताया गया, मैप को एक दो बार उसको ध्यान से देखें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मेहरगढ़ कहाँ है। और नेक्स्ट आपको जो थर्ड चैप्टर है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको जल्द नोटिफिकेशन मिले। हो सकता है कि बाद में आप पढ़ना चाहे, आप सर्च करें तो आपको सर्च में मेरा चैनल नहीं आए, तो आप सब्सक्राइब कर ले। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।